प्रेरणा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए हॉल में आती है तो कहती है, रवि भैया मुझे जरा 2000 दे दो, कॉलेज की कुछ बुक्स लेनी है। रवि अपने पर्स में से 2000 निकालकर प्रेरणा को देता है और प्रेरणा भी खुशी खुशी वो पैसे लेकर चली जाती है। तभी नाश्ता लेकर सुमन आती है और रवि पर गुस्सा करते हुए कहती है, रवि तूने प्रेरणा को 2000 क्यों दे दिए? यही बोलकर उसने तरुण और अमन से भी 2-2000 रुपए ले लिया है। और सच बात यह है कि उसे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में पार्टी करनी है, कोई बुक्स नहीं लेनी। जानता हूँ माँ, उसे कोई बुक नहीं लेनी, आखिर वो मेरी ही तो बहन है। इतना तो मैं भी उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम 3 भाइयों की एक ही बहन है, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वो अगर 1 रुपया मांगती है तो तुम उसे 10 रुपया देते हो, वो 1 सूट मांगती है तो तुम उसे 10 सूट देते हो, हर चीज बढ़ा चढ़ा कर देते हो तुम उसे। तभी सुमन की बहू संध्या आती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, कुछ समय के बाद जब प्रेरणा दीदी की शादी हो जाएगी तो वो पराई हो जाएगी, तब कहाँ हम उन्हें उतना कुछ दे पाएंगे। लेकिन संध्या की कही हुई ये बात शायद जल्द ही गलत होने वाली थी। कुछ समय के बाद प्रेरणा की शादी हो जाती है और वो कृष के साथ विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। प्रेरणा की नई नई शादी हुई थी और उसके मायके वाले बहुत ज्यादा अमीर थे, इसलिए वो बहुत सारा दहेज भी लेकर आई हुई थी। उसकी सास मेघा उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू तुझे इतना सब कुछ लेकर आने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में तो सब कुछ था। मैंने तो तेरे मायके वालों को बोला था कि हमें दहेज का कोई लालच भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ भिजवा दिया। माँ जी, अब कैसी बात कर रही हैं? ये सब कुछ दहेज थोड़ी ना है, ये सब तो गिफ्ट है जो कि उन्होंने भिजवाया है। हाँ, ये सब तो उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से दिया है, आप लोगों ने मांगा थोड़ी ना है। सच में मेरी बहू कितनी समझदार है और कितना अच्छा अच्छा सामान उसके मायके वालों ने भिजवाया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे समधी मिले हैं। वहीं प्रेरणा अपने मन में कहती है, मैंने तो अपने माँ बाप को बोला था कि मुझे अच्छा खासा दहेज देना, क्योंकि मैं जानती हूँ ससुराल में अगर अपनी इज्जत बनानी है तो दहेज लेकर जाना पड़ता है। और देखो मेरे घर वालों ने मुझे कितना कुछ दिया है, अब मैं बहुत खुशी से अपने ससुराल में राज करूंगी। अब प्रेरणा अपने सास ससुर जीत जेठानी और अपने पति के साथ में खुश खुश रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन कृष जाकर प्रेरणा से कहता है, प्रेरणा मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है और मुंबई में ही तुम्हारा मायका है, अब हम सब लोगों को मुंबई जाकर रहना होगा। प्रेरणा ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, मुझे मेरे ससुराल में अच्छी इज्जत मिले, इसीलिए तो मैं इतना सारा दहेज लेकर आई थी। अब मैं अगर अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर वो इज्जत मुझे कैसे मिलेंगी जो इतने सारे सामान को लेकर आई हूँ तब मिली है। प्रेरणा बहुत ज्यादा हैरान होती है और वही उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर उसकी सास मेघा कहती है, क्या बात हो गई बहू, इतनी ज्यादा हैरान परेशान क्यों नजर आ रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू अपने मायके वालों के पास जाकर रहने वाली है। माँ जी, खुश तो मैं हूँ, बस एकदम से आप लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये सब सोचकर परेशान हो रही हूँ। अरे प्रेरणा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ जाना। अब प्रेरणा कृष के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसका मायका भी था। अब ऐसे ही जब भी प्रेरणा अपने मायके जाया करती, उसके मायके वाले उसे बहुत सारा पैसा और तरह तरह का सामान विदाई के समय दिया करते। प्रेरणा बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ समय के बाद उसके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम था चिंटू। वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है, माँ आप तो जानती हैं मेरी जेठानी की 2 लड़कियां हैं और मेरा पहला ही बच्चा लड़का हुआ है और मेरे ससुराल वाले यही मुंबई में एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत सारी और तरह तरह की चीजें लेकर आए। हाँ हाँ बेटा, आखिर तू भी तो हमारे घर में 3 भाइयों में एक बहन है, हम तेरे किसी भी फंक्शन में कोई कमी कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने संध्या को अभी से बोल दिया है कि सारी तैयारी शुरू कर दे। माँ वैसे तो आप जानते हो मैं यहाँ मुंबई में सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी भी तो फंक्शन में आएंगे ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी कमी हो, तो आप सब चीजों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर प्रेरणा, मैं सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और कोई परेशानी नहीं होगी। अब ऐसा ही होता है,
प्रेरणा के घर चिंटू के जन्म का फंक्शन था और प्रेरणा के घर वाले उसके लिए तरह तरह के तोहफे लेकर आते हैं, जैसे कि सोने का हार, चांदी की पायल और भी बहुत कुछ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे उसके सास, ससुर और घर के बाकी लोगों के लिए भी तरह तरह के कपड़े लेकर आते हैं। ये सब कुछ देखकर प्रेरणा की खूब तारीफ होती है। सच में प्रेरणा, तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं और तुम्हारे लिए हर फंक्शन पर तरह तरह के तोहफे भिजवाते हैं। इतने अच्छे तोहफे तो कभी बड़ी बहू के घर वालों ने भी नहीं भिजवाए जितने अच्छे तोहफे तुम्हारे घर से आते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। प्रेरणा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब प्रेरणा के घर एक और नन्ही बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम वो आयुषी रखते हैं। उसके जन्म पर भी प्रेरणा भर भर कर तोहफे मांगती है और उसके घर वाले उसकी इस इच्छा को भी पूरी कर देते हैं। लेकिन अब ये सब सुमन की बहू को अजीब लगने लगा था। एक दिन वो कहती है, माँ जी, आपको ऐसा नहीं लगता प्रेरणा कुछ ज्यादा ही तोहफे मांगती है? अब तो हमने हमारे सारे दस्तूर पूरे कर दिए हैं। दोनों बच्चों के फंक्शन में अच्छे तोहफे भिजवा दिए, प्रेरणा की शादी भी धूमधाम से की। अब तो उसे सोचना चाहिए ना। अरे तो क्या हो गया बहू, वैसे भी वो इस घर की इकलौती बेटी है। उसके लिए इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? शायद तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ननद भाभी के बीच इतनी खटास तो आ ही जाती है। कोई बात नहीं, तो ज्यादा मत सोच। ठीक है माँ जी, लेकिन जो बात मैंने बोली है उस पर एक बार गौर जरूर करना, बाकी आपकी मर्जी। अब ऐसे ही समय गुजरता है। प्रेरणा अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती, लेकिन प्रेरणा की फरमाइशें खत्म ही नहीं हो रही थी। ये सब कुछ अब सुमन को भी अजीब लगने लगता है। एक दिन सुमन खुद ही अपनी बहू से कहती है, संध्या बहू तो ठीक कह रही थी। अभी प्रेरणा का कॉल आया था, मुझसे कह रही थी उसे बच्चों के बैठने के लिए चेयर चाहिए, क्योंकि जो दहेज का सामान हमने भिजवाया था वो तो उसके ससुराल में रखा है। माँ जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो किसी भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को बुक करके सारा सामान नई जगह पर मंगवा भी तो सकती है। अरे वही तो मैंने भी उसे बोला, इतनी जानकारी तो मुझे भी है। लेकिन फिर वो बोलने लगी कि जब वो अपने दादा दादी से बच्चों को मिलवाने के लिए जाएंगे तब उन्हें वहां पर भी तो वो सामान चाहिए होगा, इसलिए वो नया सामान मांग रही है। ये तो पूरी तरह से गलत है। अब आप बताइए क्या करेंगे? अरे बहू तू समझदार है, कुछ ऐसा तरीका बता जिससे मेरी बेटी से मेरा रिश्ता भी खराब ना हो और वो मेरे मन की बात भी समझ जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ। अब संध्या अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद स्पीकर पर प्रेरणा को कॉल किया जाता है और संध्या कहती है, दीदी आपने चेयर मंगवाई थी बच्चों के बैठने के लिए? हाँ भाभी, वो चिंटू और आयुषी बड़े हो गए ना, तो उनको चेयर पर बैठकर होमवर्क करना अच्छा लगता है, तभी तो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अगर भैया का हाथ तंग है तो कोई बात नहीं, आप ये सारा सामान 10-15 दिन के बाद भिजवा देना। दीदी आपने मांगा और हम ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि हम आपको चेयर नहीं सोफा भिजवा रहे हैं, उसे आराम से अपने घर में रखना। प्रेरणा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने मोहल्ले में सब लोगों को बता देती है उसके मायके से सोफा आने वाला है। लेकिन थोड़ी देर में एक भंगार का सोफा डिलीवर होता है जो कि बहुत बुरी हालत में था, टूटा सा फुट्टा सा। सोफे को देखते ही चिंटू अपना नाक बंद करके कहता है, मम्मी सोफे में जो गंदी बदबू आ रही है, जैसे इस पर किसी ने सुसु किया हो। अरे प्रेरणा बहन, हम तो सोफा देखने के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हें सब लोगों को बताया था कि तुम्हारे मायके से सोफा आया है, लेकिन ये सोफा देखने लायक भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं। पड़ोसन भी ताना मार के चली गई। प्रेरणा को बुरा लगता है। वो दोबारा से अपने मायके में कॉल करती है और सुमन कॉल उठाकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, सोफा मिल गया? उस सोफे पर तू, क्रिश, चिंटू और आयुषी चारों आराम से बैठ सकते हो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपसे चेयर भिजवाने के लिए कहा था, तो सोफा भिजवाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें क्या बात है, तेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से सोफे का इस्तेमाल कर। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार प्रेरणा अपने दोनों बच्चों को लेकर क्रिश की छुट्टी वाले दिन मायके चली जाती है और अपनी भाभी संध्या से कहती है, भाभी आप हमारे नाश्ते में खाने के लिए सिर्फ ढोकला, मठरी और चाय लेकर आई हैं। कम से कम पराठे, छोले भटूरे या डोसा तो बना देती, या फिर बाहर से बर्गर मंगा लेती। आपको पता है ना बच्चों को ये सब कुछ कितना अच्छा लगता है। लेकिन प्रेरणा, बच्चों को ये सब कुछ खाने से नुकसान होता है और बच्चों को इस तरह का खाना देना भी नहीं चाहिए। भाभी आप कितनी ज्यादा कंजूसी करती हो। मेरे बच्चे कभी कभी जब नानी के घर आते हैं तभी ये सब बाहर का खाना खाते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं करेगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए।
अब संध्या प्रेरणा के दोनों बच्चों के लिए बाहर से जो वो कहती है वो सब कुछ ऑर्डर कर देती है। और जब प्रेरणा चिंटू और आयुषी के साथ विदा होकर जा रही होती है तो अपनी माँ और संध्या से कहती है, माँ, अब हम घर जाकर खाना थोड़ी ना बनाएंगे। भाभी को बोलो कि हमारे लिए खाना पैक कर दे और क्रिश के लिए भी खाना पैक कर दे। साथ ही मुझे भाभी के बच्चों के लिए जो बाबी डॉल वाला हाउस लेकर आया ना, वो बहुत पसंद है। भाभी अपने बच्चों के लिए दूसरा घर ले लेगी। वो घर तो रुचि के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रेरणा, वो घर मत मांगो। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ, फिर भी आप लोग इतनी ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं, ये कितना गलत है। संध्या को गुस्सा आता है क्योंकि वो घर उसका पति उसकी बेटी के लिए लेकर आया था, लेकिन फिर भी संध्या दिल पर पत्थर रखकर उसे वो घर दे देती है। लेकिन अब संध्या अपने मन में कहती है, कुछ भी करके अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे प्रेरणा दीदी की अकल ठिकाने आ जाए कि दूसरों के सामान पर हमेशा नजर रखना कितना ज्यादा गलत होता है और कितना ज्यादा नुकसान करता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। अब चिंटू और आयुषी को अपने घर में बहुत ज्यादा गर्मी लगा करती। एक दिन क्रिश भी काम से थका हारा आता है तो गर्मी से परेशान होकर कहता है, अरे यार कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बस इस बार मेरी सैलरी आ जाए तो फिर मैं ईएमआई पर एक एसी उठा लेता हूँ। बच्चों को एसी की जरूरत है। ईएमआई की क्या जरूरत है? हम एक काम करते हैं, अपनी मम्मी को कॉल कर देती हूँ, वो एसी ऐसे ही भिजवा देंगी। तुम्हें अपनी मम्मी से एसी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी वे क्या सोचेंगे कि उनका दामाद इतना काबिल नहीं है कि खुद एक एसी भी अफोर्ड कर सके। ये बात सुनकर प्रेरणा मन में सोचती है, मेरी इज्जत तभी होगी ना जब मेरे मायके वाले महंगी महंगी चीज भिजवाएंगे, तभी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। जी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं, मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। प्रेरणा अपने मायके वालों को कॉल लगाती है और अपने भाई तुषार से कहती है, भैया गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, आपकी भांजी और भांजी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मैं सोच रही थी अगर आप एक एसी गिफ्ट कर देते तो कितना अच्छा होता, हम लोगों को गर्मी से कितना ज्यादा आराम मिलता। तू तो जानती है प्रेरणा कि एसी कितना महंगा आता है। इतना महंगा एसी अभी मैं कैसे दे पाऊंगा? कुछ समय पहले ही तो मैंने आयुषी के फंक्शन में पैसे दिए थे। भैया अगर आप अपनी इकलौती बहन के लिए इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? प्लीज, अगर पैसे नहीं है तो ईएमआई पर उठा लीजिए ना। ठीक है प्रेरणा, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दे। अब तुषार ये सारी बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है और संध्या कहती है, कोई बात नहीं जी, मेरी ननद को एक एसी ही तो चाहिए ना, हम हमारे ड्राइंग रूम का एसी उनके लिए भिजवा देते हैं, बस इतनी सी बात है। अरे लेकिन वो एसी तो... संध्या क्या काम की बात बताइए तुमने, इज्जत भी रह जाएगी और एसी भी चला जाएगा, और हम हमारे लिए कुछ समय के बाद जब पैसे आएंगे तब नया एसी खरीद लेंगे। अब ऐसा ही होता है। तुषार अपने ड्राइंग रूम में लगा हुआ एसी प्रेरणा के लिए भिजवा देता है। प्रेरणा के घर में वो एसी लग जाता है। प्रेरणा एसी की फिटिंग होने के तुरंत बाद एसी का रिमोट लेकर उसी बदबूदार सोफे पर बैठ जाती है और बड़ी शान से एसी को चालू करते हुए कहती है, सोफा बदबूदार है तो क्या हो गया, एसी तो हवादार है ना। अब आएगा मजा जब इस एसी की ठंडी ठंडी हवा में सुकून भरी नींद आएगी, और किसी इंसान को क्या चाहिए। अब ऐसा ही होता है। प्रेरणा पूरे परिवार के साथ बैठकर जैसे ही उस एसी का रिमोट दबाकर एसी को ऑन करती है तो जोर से धमाका होता है और पूरे घर की बिजली चली जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? मैं अभी बिजली वाले को कॉल करता हूँ। लेकिन रात के 10 बज रहे थे, कोई बिजली वाला जवाब नहीं देता और पूरी रात उन लोगों को बिना बिजली के गर्मी में गुजारनी पड़ती है। सुबह बिजली वाला आता है और एसी को चेक करने के बाद कहता है, ये दो क्या, इस एसी को ठीक करने के 20,000 लगेंगे और 3 महीने की वारंटी दूंगा मैं। और रही ये बिजली की बात, तो ये एसी हाई वोल्टेज का है, जिस वजह से पूरे घर की बिजली चली गई है और सारे तार फूक गए। पूरे घर की वायरिंग दोबारा करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 15-20 हजार का खर्चा आएगा। प्रेरणा ये बात सुनती है तो उसका दिल बैठ जाता है और क्रिश कहता है, तुमने मेरी एक भी बार बात नहीं सुनी। मैंने तुमसे बोला था, इतने में तो हम ईएमआई पर खुद ही एसी उठा लेते। अब तुम्हारे मायके वालों को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो उन्होंने हमें एसी दिया और ऊपर से भी हम उसमें बुराई निकालेंगे तो ये कितना गलत होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद हमसे ही गलती होगी। हमें इस तरह से मेरे मायके वालों से इतना सब कुछ नहीं मांगना चाहिए था। उन्होंने तो दिया, बल्कि दूध मांगा तो गाय दी थी। लेकिन वो कहावत है ना, वो गाय प्लास्टिक की थी। मम्मी अब क्या करोगी? नानी से कुछ भी नहीं मांगोगी? नहीं चिंटू, मुझे तुम्हारी नानी से अभी भी कुछ मांगना है।
और जब तक ये बिजली वाले भैया पूरे घर की बिजली ठीक करते हैं तब तक हम तुम्हारी नानी के घर जाते हैं और मैं उनसे वो चीज मांग कर लेकर आती हूँ। अब प्रेरणा पूरे परिवार के साथ अपने मायके आई और उसे आया हुआ देखकर अब संध्या उसके लिए तरह तरह का नाश्ता परोस देती है और सुमन कहती है, क्या हुआ प्रेरणा, कुछ और भी चाहिए क्या जो तुम लेने के लिए आ गई? माँ, मैं आपसे माफी लेने के लिए आई हूँ, बस उससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शायद मैं ही आप सब लोगों के प्यार और दुलार का नाजायज फायदा उठा रही थी। आप लोगों से मैं कभी भी कुछ भी चीज मांगती, आप हमेशा उसकी दोगुनी तिगुनी मुझे देते। शायद यही वजह है कि मैं इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि मैंने आप लोगों की परवाह करना ही छोड़ दिया था। तो तुझे एहसास हो गया कि तू जो भी हमारे साथ कर रही थी वो कितना ज्यादा गलत था? हाँ माँ, मैंने आप लोगों से कुर्सी मांगी, आप लोगों ने मुझे सोफा दिया। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे जानबूझकर टूटा हुआ बदबूदार सोफा दिया ताकि मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और मुझे मुफ्त की चीज का एहसास भी हो। लेकिन आपकी एसी वाले तोहफे ने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी और क्रिश का 50-60 हजार का खर्चा भी करवा दिया। तभी वहां पर संध्या हंसते हुए जवाब देती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं तो तुषार जी को बोलकर आधे पैसे दिलवा दूंगी। ये सब कुछ हमने इसलिए नहीं किया कि जमाई जी का नुकसान हो, बस इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि हम लोगों को भी अपना जीवन चलाना है और 100 तरह के खर्चे जीवन में बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं समझ गई कि रिश्तों का मतलब सिर्फ लेना नहीं देना भी होता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार और स्नेह दे तो फिर हमें भी उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यही तो हम तुझे समझाना चाहते थे और हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुझे इस चीज का एहसास हो गया है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा ही होता है, प्रेरणा अपने मायके वालों से कोई भी महंगा और फालतू का तोहफा नहीं लिया करती और उसके मायके वाले भी अब उसे सीमित उपहार दिया करते ताकि प्रेरणा का अपने मायके के प्रति कभी भी लालच ना बढ़े।